पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई किया और उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम भी अच्छे से गया होगा। नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आपको टोटल 5 पेपर पढ़ने हैं, जिसमें से एक पेपर आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस क्लास में हम लोग इसी के बारे में समझेंगे कि एक्चुअल में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है क्या और इसमें कौन कौन से चीज़ें पढ़ना है और किस किस टॉपिक को पढ़ना है। एक्चुअल में इस क्लास में हम इसी का आज इंट्रो देखेंगे कि एक्चुअल में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करना किसको है। देखिए, आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में पावर पढ़ा था, नेटवर्क पढ़ा था, नेटवर्क में पावर के बारे में पढ़ा, लेकिन उस पावर का जनरेशन आपने पावर जनरेशन नाम करके एक सब्जेक्ट था उसमें पढ़ा। यानी पावर को जनरेट करने के कौन कौन से तरीके थे, कौन कौन सा पावर प्लांट था, किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी पावर को जनरेट किया जाता था। आपने कई प्रकार के पावर प्लांट पढ़ा होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट, स्टीम कहने का मतलब कोल पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट और भी बहुत प्रकार के थे। ठीक है, तो आपने थर्ड सेमेस्टर में पावर का जनरेशन देखा, यानी सबसे पहले आपने पावर का जनरेशन ऑलरेडी पिछले सेमेस्टर में पढ़ लिया। तो इस सेमेस्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि पावर जो जनरेट किया गया है उस पावर को ट्रांसमिट करना है, यानी एक जगह से दूसरे जगह सेंड करना है, लाना है। क्यों लाना है चर्चा करेंगे उस पर। फिलहाल तो ये समझना है कि लाएंगे कैसे, और एक्चुअल में यही हम लोग को पढ़ना है इसमें कि कैसे लाया जाएगा, लाने का प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या ज़रूरत होता है, क्या क्या समस्या आता है, उस समस्या को दूर कैसे करते हैं, इसी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। देखिए, अब पावर जनरेशन पढ़ लिया, अब ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन करना क्यों है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रांसमिशन करना क्यों है। हम लोग पावर को जनरेट कर ले और यूटिलाइज कर ले वहीं पे। तो जब आपने पावर का जनरेशन पढ़ा तो उस समय आपने पढ़ा होगा कि पावर को जनरेट करने के लिए जो बेहतर लोकेशन होता है, बेहतर जगह होता है या फेवरेबल कंडीशन होता है, वो जहां पे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हो वो वाला जगह, वो वाला लोकेशन जहां पे आप इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करोगे, इन दोनों के बीच बहुत बड़ा फासला होता है, बहुत दूरी होता है। कहने का मतलब बस इतना है कि जहां पे पावर प्लांट इंस्टॉल्ड है वो लोड सेंटर से, आपके गांव से, आपके घर से, आपके शहर से बहुत दूर होता है। क्यों दूर होता है आपने पढ़ा होगा, क्योंकि जो जो चीज़ रिक्वायर्ड होता है जनरेट करने के लिए वो चीज़ें ना दूर में ही मिलता है। हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दूर में मिलता है। तो आपने एनर्जी को जनरेट किया कहीं और। ऐसे समझो, आप ना आपके घर में खाना बनता है, तो खाना बनता है तो क्या खाना बनता है, खाना बनाने वाला सामान आपके घर में होता है कि कहीं से उसको लाया जाता है, कहीं पे बनता कहीं और है, उपजता कहीं और है वो, और उसको पहले आप ट्रांसमिट करते हो, आप अपने घरों तक लाते हो, फिर उसको पकाते हो और फिर खाते हो। सेम काम यहाँ पे है। खाना के बदले यहाँ पे कौन है, एनर्जी है। कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट, उपजाया कहीं और जाता है, फिर उसको लाया जाता है और लाने के बाद फिर से पका करके, पकाने का प्रोसेस भी होता है, यूटिलाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे, जो कि अगले सेमेस्टर में पढ़ना है आपको। ठीक है, अगले का शायद अगले में, हाँ 6th सेमेस्टर में आप लोग को यूटिलाइजेशन एनर्जी पढ़ना है। तो एनर्जी को उपजाना है, कहने का मतलब जनरेट करना है, फिर उसको लाना है और फिर उसको बांटना है। समझ रहे हो ना, बांटना है। लाना मतलब ट्रांसमिट करना और बांटना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, और फिर उसका यूटिलाइज करना, वो होता है यूटिलाइजेशन। क्लियर वो बात, ठीक है। यानी चूंकि पावर का जनरेशन बहुत दूर जगहों पे होता है,
इसीलिए उस पावर को हमको कहां तक लाना होता है, लोड सेंटर तक लाना होता है, और इसमें हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर हो गया। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये आपको सबसे पहले ये कोल पावर प्लांट है। कोल कहने का मतलब कोयला से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा थर्ड सेमेस्टर में, कोयला को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तीसरा हाइड्रो पावर प्लांट है, और चौथा विंड पावर प्लांट है। कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है, डिटेल में वीडियो अवेलेबल है, आप चाहो तो दोबारा देख सकते हो। ठीक है, देखो आपने ना, आप अपने घर के आसपास या कहीं रास्ते में आपने देखा होगा इस प्रकार के बहुत बड़ा बड़ा टावर देखा होगा। इस प्रकार से टावर इंस्टॉल होते हैं, और इसमें ना ये कंडक्टर लगे होते हैं, 3 कंडक्टर का, 4 कंडक्टर का, इस प्रकार से। तो एक्चुअल में यही वो माध्यम है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं। जैसे आप ना खाना लाने के लिए, आप जो घर का राशन के लिए वो जो उपज हो रहा था वो कहीं और होता, लाने के लिए ना आप वैन यूज करते थे, बाइक यूज करते थे, और भी भिन्न भिन्न प्रकार के व्हीकल यूज करते थे। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाने के लिए पॉकेट यूज करोगे या व्हीकल यूज करोगे? नहीं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करने का जो माध्यम होता है वो यही एक कंडक्टर होता है। क्या है? कंडक्टर, ये जो आपको दिख रहा है। तो इसी कंडक्टर के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट किया जाता है। क्लियर हुआ बात? तो सबसे पहले जनरेट हुआ, फिर ट्रांसमिट होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और फिर इसका यूटिलाइजेशन होगा। क्लियर हुआ बात? ठीक है, देखो अब हम इसको थोड़ा सा आपको ग्राफ से माध्यम से समझाते हैं कि किस प्रकार से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर हम आपको एक एक यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे कि किस यूनिट में आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है, कौन कौन से चैलेंज आएंगे, कौन कौन से समस्या आएगा, और उसका उपाय कैसे है, क्या उपाय है, कैसे दूर करेंगे। देखिए सबसे पहले पावर जनरेटिंग स्टेशन है। आपने पावर जनरेटिंग स्टेशन पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। तो पावर जनरेटिंग स्टेशन में पावर को क्या किया जाता है? जनरेट किया जा रहा है। कितना पे जनरेट किया जाता है? 11 किलो वोल्ट पे जनरेट किया जाता है। क्यों 11 किलो वोल्ट पे जनरेट किया जाता है? हम ना 500 किलो वोल्ट डायरेक्टली क्यों नहीं जनरेट कर लेते हैं? ये सारी बातें आपको डिटेल में आगे एक एक करके पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस जनरेटिंग स्टेशन में जनरेट हो रहा है। अब ये जनरेटिंग स्टेशन कौन से हो सकते हैं? तो हमने अभी आपको बताया कि जनरेटिंग स्टेशन कौन सा हो सकता है, तो ये चारों हो सकता है, और भी बहुत प्रकार के होते हैं। मेनली जो होता है इंडिया में, मेनली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है कोल पावर प्लांट से, हाइड्रो पावर प्लांट से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से, और विंड पावर प्लांट से। तो ये वो पावर प्लांट हो गए, जनरेटिंग स्टेशन हो गए, जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट किया जाएगा। ये है, ठीक है। अब आगे, चूंकि हमने अभी अभी आपको बताया कि जनरेशन जो होता है इंडिया में वो 11 किलो वोल्ट होता है। क्या होता है? 11 किलो वोल्ट हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर लिया। अब इसको ट्रांसमिट करना है, लाना है। तो हमने अभी अभी बताया कि अगर ट्रांसमिट करना है तो हमको कंडक्टर के द्वारा ट्रांसमिट करना होगा, वायर के द्वारा ट्रांसमिट करना होगा। नहीं कि पॉकेट में रखेंगे, गाड़ी पे रखेंगे, वैन पे रखेंगे और लेकर के चल देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कि चलो आज लेकर के चलते हैं, और फिर वहां पे ना पंखा चलाएंगे और कूलर चलाएंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब जनरेट करने के लिए आपने जनरेट कर दिया 3, 4, 5 प्रकार के पावर प्लांट से। जनरली ट्रांसमिट करने के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन होते हैं। कंडीशन क्या होता है कि अगर आप 11 किलो वोल्ट पे जनरेट किया और यही 11 किलो वोल्ट के द्वारा आप ट्रांसमिट करोगे तो लॉसेस, I² लॉसेस का नाम सुना होगा आपने, वोल्टेज का ड्रॉप सुना होगा आपने, कंडक्टर रिक्वायर्ड होते हैं ट्रांसमिट करने में। ये जो आपको कंडक्टर दिख रहा है इस प्रकार से कंडक्टर भी तो लगते हैं। तो यदि आपने कम वोल्टेज, ये 11 किलो वोल्टेज हम लोग के यूटिलाइजेशन के हिसाब से सफिशिएंट है। हम लोग जो घर में जनरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज करते हैं वो 230 वोल्ट होता है या 440 वोल्ट होता है, जनरली यही यूज करते हैं। लेकिन 11 किलो वोल्ट जनरेट किया जा रहा है, तो हमारे यूज करने के अकॉर्डिंग ये 11 किलो वोल्ट सफिशिएंट है, बट ट्रांसमिट करने के अकॉर्डिंग ये सफिशिएंट नहीं है। अगर 11 किलो वोल्ट पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं तो बहुत प्रकार के समस्या आएगा, लॉसेस ज़्यादा होंगे। तो जितना हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
सेंड कर रहे हैं उससे ज्यादा अगर खपत हो जाए, लॉस हो जाए, तो ये तो बेहतर चीज नहीं है। इसलिए इसको ट्रांसमिट करने के लिए इस 11 किलो वोल्टेज को हम लोग बढ़ाते हैं, वोल्टेज का लेवल बढ़ाते हैं। अब वोल्टेज का लेवल बढ़ाने से क्या होता है, कैसे बढ़ाया जाता है, किस किस चीज का रिक्वायरमेंट होता है, इस पे हम चर्चा यूनिट में करेंगे। फिलहाल ये समझ लो कि 11 किलो वोल्ट से वोल्टेज के वैल्यू को जनरेट करते, स्टेप अप करते हैं, बढ़ाते हैं। कहां तक बढ़ाते हैं? तो इंडिया में जनरली मैक्सिमम जो बढ़ता है वो 765 किलो वोल्ट तक बढ़ता है, लेकिन जो जनरली प्रीफर किया जाता है वो है 400 किलो वोल्ट। ठीक है, मैक्सिमम कहां तक होता है? 765 और 400 किलो वोल्ट पे जनरली ट्रांसमिट होते हैं। तो सबसे पहले इस वोल्टेज को आपने जो जनरेट किया, इसको आपने क्या किया? स्टेप अप किया। अब फिर से सवाल आता है, आपने मशीन पढ़ा, स्टेप अप करने का काम कौन करता है? ट्रांसफार्मर करता है। तो यही यहां पे जनरेटिंग स्टेशन बनाया जाता है। समझना बात को, ये जो आपको पूरा दिख रहा है ये पूरा का पूरा ना जनरेटिंग स्टेशन का ही पार्ट है। सबसे पहले आपने एनर्जी जनरेट किया, फिर आपने वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाया, स्टेप अप किया। अब स्टेप अप करने से होगा ये कि लॉसेस जो ट्रांसमिट करते समय होंगे वो होंगे कम जाएंगे। ठीक है, तो हमने वोल्टेज को स्टेप अप कर दिया। अब इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं इस प्रकार से। अब आपको दिख रहा होगा ना कि दो सर्किट है, एक 3 वायर यहां पे है और एक 3 वायर यहां पे है। अभी आपने फोटो देखा होगा, हमने इस फोटो में देखना ध्यान से, 3 वायर, एक साइड में एक 2 और 3, एक साइड में ही आपको 3 वायर दिख रहे होंगे, R Y B, और इसके अपोजिट साइड में भी होते हैं 3 वायर, 1 2 3, यानी R Y B, यानी डबल सर्किट के द्वारा ट्रांसमिट किया जा रहा है। यही बात यहां पे आपको जो फोटो में दिख रहा है, ये चीजें आपको क्यों डबल सर्किट में हो रहा है उस पर चर्चा करेंगे हम। यानी कहने का मतलब वोल्टेज का वैल्यू हमने पहले स्टेप अप किया, बढ़ाया, और फिर उसको हमने ट्रांसमिट किया। अभी वोल्टेज बढ़ा करके हमने ट्रांसमिट किया। अब एक दूसरा एंड पे आया, ध्यान से सुनना, ये तो जनरेटिंग स्टेशन का पार्ट था। तो सबसे पहली बार हमने क्या किया? ट्रांसमिट किया। तो सबसे पहली बार हमने ट्रांसमिट किया तो उसका नाम हो गया प्राइमरी ट्रांसमिशन। क्या नाम हो गया? प्राइमरी ट्रांसमिशन। यानी फर्स्ट बार उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। कब? तो जनरेट करने के बाद फर्स्ट बार ट्रांसमिट कर रहे हैं, और इसी समय सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज के वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है। ध्यान से सुन लेना, वोल्टेज का वैल्यू स्टेप अप सिर्फ और सिर्फ एक बार किया जा रहा है और उसके बाद ट्रांसमिट किया जा रहा है। अब दूसरा सबस्टेशन आया, इस सबस्टेशन से फिर से ट्रांसमिट ही होगा। एक ट्रांसमिशन होगा, दूसरा बार ट्रांसमिशन होगा। देखना, यहां के बाद ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, यहां से भी ट्रांसमिशन ही हो रहा है। ये वाला है प्राइमरी ट्रांसमिशन और ये वाला है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। यहां पे आपको स्टेप अप दिख रहे हैं, यहां पे स्टेप अप नहीं होता है बल्कि यहां पे स्टेप डाउन होता है। इसके बाद जो आपको दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ यहां पे स्टेप अप हुआ, वोल्टेज का लेवल बढ़ाया गया। उसके बाद यहां पे वोल्टेज का धीरे धीरे वैल्यू, वोल्टेज क्या होते हैं? कमते जाते हैं। तो सबसे पहले वोल्टेज का वैल्यू बढ़ा, फिर ट्रांसमिट हुआ, ये हो गया प्राइमरी ट्रांसमिशन। उसके बाद वोल्टेज का वैल्यू थोड़ा कमा, फिर यहां से ट्रांसमिट हुआ, तो ये कहलाएगा आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन। कौन सा? सेकेंडरी ट्रांसमिशन। क्लियर हुआ बात? अब ट्रांसमिशन का मामला खत्म। हमने ना बहुत दूर से, कहां से? जनरेटिंग स्टेशन से वोल्टेज का वैल्यू, एनर्जी का वैल्यू लाया, ट्रांसमिट कर लिया। कितने भाग में? 2 भाग में, प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन। अब हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फिर से हमको एनर्जी को बांटना होगा। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। तो बांटोगे क्या? आधा किलो तुम ले लो, आधा किलो वो ले लेगा? ना ना ना, ऐसा नहीं होता है। तो बांटने का तरीका, यहां से फिर अब वोल्टेज का वैल्यू क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा। कितना कम किया जाएगा? हम ना सारी वोल्टेज का लेवल के भी चर्चा करेंगे कि कितना पे वोल्टेज का वैल्यू प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हर एक का वोल्टेज लेवल होता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना समझो कि यहाँ पे अब वोल्टेज का वैल्यू क्या किया गया है? स्टेप डाउन किया गया है। तो स्टेप डाउन करके हमने यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। तो सबसे पहली बार हमने ट्रांसमिट किया तो प्राइमरी ट्रांसमिशन, दोबारा ट्रांसमिट किया तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो फर्स्ट बार
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद दोबारा अपना पोल माउंटेड सब स्टेशन पढ़ा होगा, आपके घर के आसपास ना एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, यहां तक ये जाता है कौन सा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी दोबारा इसको बांटते हैं, ये हो गया सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। और यहां पे भी वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। वोल्टेज की वैल्यू कम करके हमारे घर तक, आपके घर तक, आपके वाले के घर तक, जहां जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वहां वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और जब आपके घर में आ जाता है तब आप उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खाना बनाने के लिए, मुर्गी बनाने के लिए, अंडा पकाने के लिए, लहसुन पकाने के लिए, जितना प्रकार का पकाना होता है सब पकाने में यूज करते हो। नहीं, इस प्रकार से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सबसे पहले जनरेशन, फिर ट्रांसमिशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन और फिर यूटिलाइजेशन। क्लियर हुआ बात? चलो, सबसे पहला जो यूनिट है आपका, पहला यूनिट नंबर 1, क्या क्या पढ़ना है इस यूनिट में? आपको पढ़ना है बेसिक ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिक मतलब आप समझते हो? नहीं, बेसिक मतलब एकदम बेस, आधार। हाँ, बेबी को बेस पसंद वाला नहीं, आधार कहने का मतलब कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को अगर पढ़ना है तो बेसिक चीजें क्या कंपोनेंट होना चाहिए, कैसे उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है सिंगल लाइन डायग्राम। नहीं, अभी हमने ना आपको एक फिगर दिखाया ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का, देखो जरा, ये एक रिप्रेजेंटेशन ही ना है। आप इसको देख करके क्या समझ रहे हो कि ये एक सब स्टेशन है, ये एक ऐसा ही सब स्टेशन होता है? ना ना ना, ऐसा सब स्टेशन ना होता है, लेकिन हम लोग मान लिए ना कि ये सब स्टेशन है। उसी प्रकार से सिंगल लाइन डायग्राम होता है, यानी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो लेंथ होता है वो किलोमीटर में होता है, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, इस प्रकार से। अब उसको हमको एक पेज पे दिखाना है स्टडी करने के लिए, तो हमको उसका ना एक मॉडल बनाना होता है। जैसे आपको अगर कोई आदमी को दिखाना होता है बोर्ड पे, तो आप ना एक आदमी को दिखाते हो और बहुत अच्छा दिखाते हो, हालांकि हम भी दिखाते हैं। ये हो जाता है उसका मुंडी, ये हो जाता है उसका गर्दन, ये हाथ, ये पैर और ये पेट, हो गया। तो ये क्या है, आप सिंपल समझ लो कि आदमी का सिंगल लाइन डायग्राम है, हमने दिखा दिया आदमी का। इसको देख करके आपको क्या फील हो रहा है? इसको देख करके बस इतना आपको पता चल रहा है कि ये इसका मुंडी हो जाएगा, ये इसका हाथ हो जाएगा दोनों, ये इसका पेट हो जाएगा, ये इसका पैर हो जाएगा। तो आपको क्या सिर्फ और सिर्फ आदमी में इतना ही कंपोनेंट होता है? ना ना ना, कंपोनेंट का ना अनलिमिटेड कंपोनेंट है। बट इसको देख करके हम लोग समझ सकते हैं कि ये ना एक बेसिक इतना तो होना ही चाहिए। उसी प्रकार से है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। इसको समझने के लिए चूंकि जितने सारे कंपोनेंट है एक बार में दिखा नहीं सकते हैं, इसीलिए ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिंगल लाइन डायग्राम बनाया जाता है, जिसके द्वारा हम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सके कि आखिर इसमें मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं जो आपको दिख रहा है इस आदमी में। उसी प्रकार से इस ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में मेन कंपोनेंट को ही एक सिंगल लाइन डायग्राम से दिखाता है। सिंगल लाइन से देखो तो हाथ को एक सिंगल दिखा दिया, हाथ में ना कई सारे हड्डी होते हैं, कई सारे मांस होते हैं, लेकिन उसको एक लाइन से दिखा दिया। उसी प्रकार से एक सिंगल लाइन के माध्यम से ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाते हैं। क्लियर हो गया बात? तो इस यूनिट में आपको बेसिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है, कंपोनेंट के बारे में, ठीक है। आगे क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। जो अभी हमने बताया, ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? तो प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। अब ना ट्रांसमिट करने के कई सारे तरीके होते हैं। आपने ना सप्लाई को दो प्रकार से पढ़ा होगा, एक होता है एसी, एक होता है डीसी। तो आखिर कौन सा ट्रांसमिशन करेंगे? प्राइमरी सेकेंडरी तो ठीक है, लेकिन एसी सप्लाई करोगे, ट्रांसमिट करोगे, डीसी ट्रांसमिट करोगे, ये भी पढ़ना है। आप ना कभी कभी देखे होंगे ना कि घर के अंदर से ना पाइप बिछा करके सप्लाई ले जाता है, और कभी कभी आप ना ऊपर ओवरहेड वायर देखे होंगे। तो सप्लाई ना दो तरीके से, या तो आपको ओवरहेड कहने का मतलब आपके सर पर से नहीं लेकर के जाया जा रहा है, आप ना पोल के माध्यम से, कंडक्टर के माध्यम से, टावर के माध्यम से, सर के ऊपर से कहने का मतलब पृथ्वी के ऊपर सरफेस से। क्लियर? और एक होता है अंडरग्राउंड माध्यम से। तो उसी यहां पे पढ़ना है कि ट्रांसमिशन को कितने भागों में बांटते हैं। तो हमने अभी आपको बताया प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन को आपको बांटना होगा, सेकेंडरी और प्राइमरी।
कितना वोल्टेज लेवल से ट्रांसमिट करते हैं, ये चीजें आपके सिलेबस में मेंशन है, ये हम पढ़ाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वोल्टेज, अभी बताया एसी डीसी, वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा, कौन कौन से कितना होगा, लेंथ के अकॉर्डिंग बांटना है, लेंथ के अकॉर्डिंग ट्रांसमिशन लाइन, थोड़ा बहुत जानकारी होगा तो पता होगा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ये हो गया। अब ये तो आपको इतना है, लेकिन देखो यहां पर एसी डीसी भी लिखा हुआ है, एसी डीसी पढ़ना है, और इसमें जो जो कंटेंट इसमें नहीं है वो सारे कंटेंट आपको पूरा का पूरा बेहतर तरीके से बताएंगे। जैसे एसी डीसी का नाम इसमें मेंशन किया हुआ है, इसमें क्या क्या नहीं मेंशन किया हम आपको बता। ओवर अंडरग्राउंड कितने वायर के द्वारा ट्रांसमिट करोगे, हम बताते हैं आपको। जब आप डीसी के द्वारा ट्रांसमिट करते हो तो आपके पास माध्यम होता है दो वायर विथ मिड पॉइंट ग्राउंड और 3 वायर, ठीक है। एसी के ट्रांसमिट करते हो तो एसी में फेज चलता है, सिंगल फेज, डबल फेज, ट्रिपल फेज। तो सिंगल फेज के द्वारा ट्रांसमिट करेंगे तो कितना फायदा होगा, डबल फेज के द्वारा ट्रांसमिट करेंगे तो कितना फायदा होगा, और ट्रिपल फेज के द्वारा ट्रांसमिट करेंगे तो कितना फायदा होगा। फायदा कहने का मतलब हमको कितना लॉस कम होगा, ये चीजें आपको पढ़ना है। हर एक में हम ना आपको कॉस्ट कैलकुलेट करके बताएंगे, ओवरहेड अंडरग्राउंड का कंपेयर करके बताएंगे कि कितना कॉस्ट लगता है अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड के कंपेयर में, ठीक है। तो ये चीजें आपको किसमें पढ़ना है, बेसिक ऑफ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है लाइन पैरामीटर। अब फिर से सवाल आता है लाइन पैरामीटर क्या होता है, तो थोड़ा सा जान लो लाइन पैरामीटर के बारे में। जैसे आप ना करंट की बात करते हो तो करंट जब भी फ्लो होता है ना, आप सुने होंगे उसको एक रोकने वाला होता है। कौन रोकने वाला होता है, बोलता है हम रोकने वाले हैं। हम कौन, तो हम रेजिस्टेंस है। कौन है, प्रतिरोध है। लेकिन एक ही नाम अभी तक सुने, क्या एक ही नाम सुने, ना ना ना, आपने सुना कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस सुना, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, और एक ना संट कंडक्टेंस का नाम सुना, कंडक्टेंस का भी नाम सुने होंगे। यही चारों ना लाइन पैरामीटर होते हैं। जब आप सप्लाई को ट्रांसमिट करते हो तो रेजिस्टेंस किस प्रकार से उसमें भाग लेता है, इंडक्टेंस किस प्रकार से उसमें भाग लेता है। इंडक्टेंस सपोर्ट करता है, अपोज करता है, रोकता है, जाने देता है। कैपेसिटेंस किस प्रकार से भाग लेता है, कैपेसिटेंस जाने देता है, रोकता है, वोल्टेज को रोकता है, करंट को रोकता है, जाने में मदद करता है, बढ़ाता है, क्या करता है। ये चीजें होते हैं लाइन पैरामीटर। लाइन पैरामीटर कहने का मतलब होता है रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, और इसमें इंडक्टेंस ऐड कर लो और संट कंडक्टेंस ऐड कर लो। ये 4 पैरामीटर होते हैं ट्रांसमिशन में, ये चारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा है स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, और कौन सा है ट्रांसपोजिशन। ये चीजें क्या होता है, तो थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी चूंकि हम ना क्लास नहीं करा रहे, हम बस इंट्रो बता रहे हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। तो जब आप ट्रांसमिट करते हो तो होता यह है कि जब आप एसी सप्लाई करते हो तो ये अगर पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया का कंडक्टर है, मान लो ये कोई कंडक्टर है इस प्रकार से इतना मोटा, तो जब आप इसमें एसी सप्लाई देते हो तो ये एसी सप्लाई ना, इसका बड़ा नेचर ना मूड वाला होता है। ये ना सरफेस की ओर जाना चाहता है। जैसे आप ना बस से जाते हो, ट्रेन से जाते हो ना, तो जब आप जाते हो तो आप चाहते हो ना हम ना खिड़की के पास बैठे ना, ऐसा ही चाहते हो। बेचारा इसका भी नेचर ऐसा ही है। किसका, एसी का, एसी वाला का नेचर है ना कि वो बाहर की ओर जाए। अब ये मत समझना कि खिड़की पे बैठने के लिए लड़ाई कर लेता है, ये लड़ाई नहीं करता है, ये कपार फोड़ देता है, समझ रहे हो। तो जब आप एसी सप्लाई के ट्रांसमिट करते हो कंडक्टर में तो ये ना सरफेस की ओर चला जाता है। ये सप्लाई पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया में ना जा करके ये ना सरफेस से जाना पसंद करता है। क्यों पसंद करता है, हम आएंगे, चर्चा करेंगे उस पर। यही लाइन पैरामीटर जो आपने RLC, ये इंपॉर्टेंट काम करता है L इंडक्टेंस की वजह से। यही लाइन पैरामीटर जो है इसको सरफेस की ओर जाने में हेल्प करता है, मदद करता है, या कहें तो सेंटर की ओर जाने में रोकता है। तब इस इफेक्ट को हम लोग स्किन इफेक्ट बोलते हैं। स्किन मतलब सरफेस, समझ रहे हैं। स्किन मतलब चमड़ा वाला नहीं, मतलब ऊपर वाला भाग में, उसी इफेक्ट को बोलते हैं स्किन इफेक्ट, ठीक है। क्यों होता है, किस बात पे डिपेंड करेगा, कैसे कम करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे, कैसे इससे निपटेंगे, सारा का सारा हम लोग देखेंगे इसमें। क्लियर हुआ। आगे है परफॉर्मेंस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। हमने अभी बताया कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को ना बांटेंगे, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन
और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। 3 प्रकार के ट्रांसमिशन लाइन को भाग में बांटते हैं। तो सबसे पहला है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा अगर ट्रांसमिट करेंगे तो उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो आपका ना एक रिजल्ट बताता है, आप ना पढ़ लिख करके चौपट हो गए तो आपका परफॉर्मेंस कैसा है, CHAUPAT, चौपट। उसी प्रकार से शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा अगर ट्रांसमिट करेंगे तो इसका परफॉर्मेंस क्या होगा। तो आपका परफॉर्मेंस तो नंबर के बेसिस पे दे दिया जाता है कि आपने 50 में से 100 नंबर ले आया तो आपका परफॉर्मेंस बड़ा जबरदस्त है। इसका परफॉर्मेंस कैसे करेंगे, इसका परफॉर्मेंस डिसाइड करता है इफिशियंसी, कि जब हम यहां से 5 किलो आलू भेज रहे हैं तो क्या वहां 5 किलो सोना मिल रहा है। समझ रहे हो ना, 5 किलो आलू भेज रहे हैं तो क्या वहां 5 किलो आलू मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो बढ़िया है, लेकिन आलू थोड़ी भेज रहे हैं हम ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भेज रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितना भेज रहे हैं उतना मिल रहा है तो अच्छा है, नहीं मिल रहा है तो खराब है। वही डिसाइड करता है एफिशिएंसी। फिर डिसाइड करता है वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो वोल्टेज का ड्रॉप कितना हो, यह भी इसका परफॉर्मेंस डिसाइड करता है। जैसे आपका परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ मार्क्स डिसाइड नहीं करता है कि आपने 50 में 100 नंबर लिया है, आपका ना कैरेक्टर देखा जाता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो क्या क्या गुल खिलाए थे। नहीं, उसी प्रकार से शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के परफॉर्मेंस को देखने के लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो बताते हैं कि इसका परफॉर्मेंस ना एक सुपर डुपर हिट है, एकदम जबरदस्त है। ठीक बात, यही परफॉर्मेंस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का पढ़ना है आपको। उसके बाद है परफॉर्मेंस ऑफ मीडियम, हाँ है ही, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस है। फिर आपको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन भी इसमें है, तो हम ना आपको लॉन्ग वाला भी पढ़ाएंगे। ठीक है, पाई मॉडल क्या होता है, टी मॉडल क्या होता है, नॉर्मल मेथड क्या होता है, फेरांटी इफेक्ट क्या होता है, हम एक एक चीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हो गया आपका यूनिट सेकेंड। थर्ड यूनिट में थोड़ा चर्चा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि चीजें ना आपको समझ आ रहा होगा। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है, थर्ड यूनिट में स्पेशली आपको पढ़ना है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी। अब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी क्या होता है, हमने अभी अभी बताया था आपको कि हमने ना ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को बांटा, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करने के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, वोल्टेज के अकॉर्डिंग, कितना वोल्टेज से कितना वोल्टेज, एसी और डीसी के अकॉर्डिंग ही बांटा। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, यहां पे हाई वोल्टेज डीसी। तो इस वाले में पढ़ेंगे कि जब हम एसी के द्वारा ट्रांसमिट करेंगे, जब हम एसी के द्वारा ट्रांसमिट करेंगे तो नेसेसरी कंडीशन क्या होंगे, वोल्टेज सबस्टेशन कंपोनेंट। कहने का मतलब होता है कि जब आप एसी के द्वारा ट्रांसमिट करोगे सप्लाई एसी के द्वारा, तो कौन कौन कंपोनेंट रिक्वायर्ड होंगे। डीसी के द्वारा ट्रांसमिट करोगे तो कौन कौन कंपोनेंट जरूरी होंगे, यही चीजें आपको इसमें पढ़ना है। एसी के द्वारा ट्रांसमिट करोगे तो कितने वायर का यूज करोगे, एसी के द्वारा ट्रांसमिट करने के लिए क्या जरूरी होगा, समझ रहे हो। दूसरा है हाई वोल्टेज डीसी, एचवीडीसी के नाम से प्रसिद्ध है ये। ठीक है, एचवीडीसी। जब आप एचवीडीसी हाई वोल्टेज डीसी का ट्रांसमिशन करोगे तो क्या क्या लहसुन प्याज क्या क्या जरूरी होगा, ये चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। कौन कौन से वो तरीका है जिसके द्वारा हम लोग हाई वोल्टेज डीसी का ट्रांसमिशन करते हैं। क्लियर हो गया होगा, इसमें बस इतना ही पढ़ना है चीजें। हालांकि आपको बस इतना लग रहा है, लेकिन इसमें ना चीजें डिटेल में पढ़ना है। बट यहां पे हम इतना बता रहे हैं आपको कि हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन एसी के द्वारा करेंगे तब क्या होंगे, और डीसी के द्वारा करेंगे तब क्या होंगे, कंपोनेंट क्या होंगे, समस्या क्या आएगा, समाधान क्या है, यही चीजें आपको पढ़ना है यूनिट 3 में। यूनिट आगे चलते हैं, यूनिट 4 में आपको देखिए, अब ना अभी तक वहां ट्रांसमिशन का ध्यान से सुनना, एसी वोल्टेज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन, यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन है। देख लो, हमने आपको ट्रांसमिशन का पहले ही बताया, पहले ट्रांसमिट करेंगे फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब हम ट्रांसमिट करेंगे तब क्या होंगे, और अब एसी का क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, बांटेंगे, घर घर ले जाकर के बांटेंगे। लीजिए आप आधा किलो लीजिए, आधा किलो हमको रहने दीजिए, ऐसा क्या, ना ना ऐसा नहीं। हमको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ना बहुत सारे कंडक्टर का रिक्वायरमेंट होता है और सबका अलग अलग नाम होता है, जैसे फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और एक होता है सर्विस मेंस। ठीक है, 3 डिस्ट्रीब्यूशन जब करते हैं तो ये 3 इंपॉर्टेंट होता है। तो इन तीनों को डिजाइन करने के लिए क्या हमको डिसाइड करना होगा, कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जो हमको वायर को डिसाइड करते समय ध्यान में रखना होगा। अगर हमको एनर्जी ले जाना है ज्यादा तो हमको उसी अकॉर्डिंग वायर इंस्टॉल करने होंगे,
यही चीजें आपको पढ़ना है कि फीडर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, कितने प्रकार के एसी के द्वारा ट्रांसमिशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कौन कौन से वो फैक्टर है जो इसको ध्यान में रखा जाएगा। क्लियर हो गया आपको बात? कब? जब एसी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। क्लियर? आगे है टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। एक हो गया वायर को हम लोग बांटते हैं, इतना दूर को ये बोलेंगे, इतना दूर को ये बोलेंगे, इतना दूर को ये बोलेंगे, ठीक बात। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मान लो यहां से फीडर ले गए, इसको हम लोग बोलेंगे फीडर, यहां से दो भाग में बांट देंगे डिस्ट्रीब्यूटर, और फिर यहां से हम लोग लोड ले लेंगे, ये हो जाएगा सर्विस मेंस। लेकिन आगे जो टाइप पढ़ना है वो पढ़ना है कि ये तो इसका नाम हो गया, इतना से इतना दूर का फीडर, इतना से इतना दूर का डिस्ट्रीब्यूटर और इतना से इतना का सर्विस मेंस। लेकिन इसके और क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे कैसे आप फीडर को ले जा सकते हो, ये टाइप पढ़ना है आपको। रेडियल फीडर क्या होता है, रिंग मेन क्या होता है, ग्रिड सिस्टम क्या होता है, ये सारा का सारा चीजें इसमें पढ़ना है। क्लियर हो गया बात? दूसरा, जब हम अलग अलग प्रकार के रेडियल, रिंग एंड ग्रिड पढ़ेंगे तब उसमें वोल्टेज का ड्रॉप किस में ज्यादा होगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज भेजेंगे तो रिसीविंग एंड पे किस में ज्यादा मिलेगा, किस में कम मिलेगा, करंट किस में ज्यादा मिलेगा, किस में करंट कम मिलेगा, किस में पावर का लॉस ज्यादा होगा, ये चीजें आपको पढ़ना है। कहां? इस यूनिट में। उम्मीद करते हैं कि ये यूनिट भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये चौथा यूनिट था, 2 यूनिट और है, ठीक है, देख लेते हैं उसको। 5वां यूनिट है, ठीक है, देखो जरा। अभी हमने ना सारा पढ़ लिया है, लेकिन हमने कभी कोई कंपोनेंट पे चर्चा नहीं किया कि जब हम ट्रांसमिट करेंगे तो हमको पोल का रिक्वायरमेंट होगा, खंभा। अरे खंभा वो वाला खंभा नहीं, यहाँ पे टावर लगते हैं, स्टील पोल लगते हैं, कंक्रीट पोल लगते हैं, जिसपे ना इस प्रकार से रखा होता है, इस प्रकार से वायर जाता है। हालांकि हमने शुरू में आपको दिखाया था, एक बार फिर से हम आपको बना कर दिखा देते हैं। हालांकि बनाएंगे, ये है और इस पे ना, समझ गए होंगे, ठीक बात। एक और इस प्रकार से, तो ये वाला पोल, तो जब आप एसी का ट्रांसमिशन करो या डीसी का ट्रांसमिशन करो तो पोल तो जरूरी होंगे, इसको बोलते हैं क्रॉस आर्म, ये भी जरूरी होंगे, इंसुलेटर लगे होते हैं, ये भी जरूरी होंगे। तो इस वाले में पढ़ना है आपको कि जब आप ट्रांसमिशन करोगे तो वो जो कंपोनेंट, मैकेनिकल कंपोनेंट जो आप ना आंख से, करंट को देखे हो आंख से, हमको बताना यस नो, आप ना कमेंट करके बताना कि करंट को देखे हो या वोल्टेज को देखे हो या पावर को देखे हो। देखे हो तो बताना और हमको भी दिखाना कि कहां देखे हो, ठीक है। हम फिलहाल यहां पे बात कर रहे हैं कि जब ट्रांसमिट करते हैं तो फिजिकल, मैकेनिकल जो चीजें आपको दिखता है, क्या दिखता है ट्रांसमिट करते समय? आपको बड़े बड़े टावर दिखते हैं, आपको बड़े बड़े क्रॉस आर्म दिखते हैं, आपको बड़े बड़े कंडक्टर दिखते हैं, आपको इंसुलेटर दिखते हैं, रस्सी के जैसा लगा हुआ दिखते हैं, ये चीजें पढ़ना है। और इसको डिजाइन करते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक स्ट्रिंग इफिशियंसी, ठीक है। देखो सबसे पहले ओवरहेड कंडक्टर, कंडक्टर वही वायर जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, किसका बना होता है, कैसे बना होता है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या समस्या आएगा हर एक में। उसके बाद आपको पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है आपको लाइन इंसुलेटर। क्या पढ़ना है? इंसुलेटर। आप ध्यान से देखो, अगर ना ये पोल अगर लोहा का बना हुआ है और इसी पे कंडक्टर रख दे तो नीचे तक सप्लाई आ जाएगा ना, तो उसको रोकने के लिए आप देखे होगा जिसको चीनी मिट्टी बोलते हो, वो होता है लाइन इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, कितने प्रकार के होता है, डिजाइन कैसे करेंगे, कैसे वो बचा हुआ रहेगा, कितना तक ले जा सकता है, ये चीजें पढ़ना है आपको। फिर आपको पढ़ना है सैग। आप ना कभी कभी वायर देखे हो ना, तो कभी कभी वायर ना ये झुलवा झूल खेल रहा होता है, वो जरूरी होता है, उसको सैग बोलते हैं। ये वायर जा रहा है तो ये होता है सैग। सैग क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है, कितना रहने दे, कितना ना रहने दे कि छोड़ दे, एकदम टाइट कर दे, तो ये चीजें क्या होता है, कैसे दूर करेंगे, किस बात पर डिपेंड करता है, पढ़ना है आपको इसी में। और एक आप ना कोरोना, भिन्न भिन्न प्रकार के आपने कोरोना पढ़ा, एक पढ़ा होगा ना सूरज में क्रीट होता है, कोरोना नाम पढ़ा होगा। एक तो हाल फिलहाल में ही कोरोना चल रहा है, नहीं, भिन्न भिन्न प्रकार के आपने कोरोना पढ़ा। अब ना एक और प्रकार का कोरोना पढ़ लो, क्या होता है कोरोना। हम सिंपल शब्द में बनाते हैं। आप ना अगर वोल्टेज का ट्रांसमिशन देखे होगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, हाई वोल्टेज का, तो आप देखे होगे, क्या देखे होगे, देखे होगे कि चर चर का आवाज कर रहा होता है, वो चर को ही हम लोग कोरोना बोलते हैं। कैसे होता है, कैसे दूर करेंगे, ये पढ़ना है आपको, यहां पे हो गया। और लास्ट एक है आपको अंडरग्राउंड केबल। अभी अभी हमने बताया था
ओवरहेड के द्वारा ट्रांसमिशन करते हैं और एक ना अंडरग्राउंड के द्वारा ट्रांसमिशन होता है। हालांकि आपको ना केबल का तो यहाँ पे बस थोड़ा सा दिया है, लेकिन केबल ना आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो केबल क्लियर हो बात, तो केबल को भी यही पढ़ना है, डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हो गया ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का मामला यहाँ पे समाप्त। आगे जो आपको पढ़ना है लास्ट यूनिट है वो है छठा, सब स्टेशन के बारे में। सब स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं, पहले तो ये बताओ कि सब स्टेशन होता क्या है। तो हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। सब स्टेशन आप ना आसपास, पहले तो आप पोल देखे होंगे, पोल पे ट्रांसफार्मर रखे होंगे, वो भी एक पोल माउंटेड सब स्टेशन होता है। लेकिन इस पोल के पास कहां से सप्लाई होता है, तो बोलते हो चलो वहां जाकर के ना ग्रिड में धावा दे देते हैं, धुआं बोल देते हैं, नहीं लाइन काटे हुए है, उसी को सब स्टेशन बोलते हैं। कितने प्रकार के सब स्टेशन होते हैं, किसमें कितना वोल्टेज आता है, किसको कैसे डिजाइन करना है, ये पढ़ना है आपको लास्ट यूनिट में। और यानी टोटल कहने का मतलब आपको कितना यूनिट पढ़ना है, 6 यूनिट आपको टोटल पढ़ने हैं। क्लियर हो गया होगा बात, उम्मीद करते हैं। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडोर आउटडोर, एक होता है घर के अंदर सब स्टेशन, एक होता है घर के बाहर सब स्टेशन, इंडोर आउटडोर हो गया। और उसके बाद फंक्शन ऑफ दियर कंपोनेंट, जो भी जैसे सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर का क्या काम है, वोल्टेज के वैल्यू को कम करना, ज्यादा करना। लाइटनिंग अरेस्टर लगे हुए हैं, क्या होता है, सर्ज एब्जॉर्बर लगे हुए हैं, क्या होता है, ये चीजें आपको पढ़ना है। आइसोलेटर क्या होता है, छोटी छोटी बातें जो सब स्टेशन में लगे होते हैं उसको यहाँ पे आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो ये टोटल आपको 6 यूनिट थे। हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में जितना पॉसिबल था हमने आपको बेहतर तरीके से बताया। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई भी किसी भी प्रकार का इंटरनल एक्सटर्नल समस्या है इससे रिलेटेड, तो आप मेरे से सवाल कर सकते हो। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कमेंट का ऑप्शन खुला है, आप डायरेक्ट मेरे पास मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन का क्लास है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।